हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों के इंग्लिश ग्रामर की टॉप 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, आज हम लोगों की क्लास नंबर 30 है ना। और आज हम लोगों का ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नए जो है क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आज हम लोगों की क्लास नंबर 30 है और इस सीरीज का आज लास्ट क्लास है। तो चलेंगे, हम सभी स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बने रहिएगा बच्चों, शेयर कर दीजिएगा, खूब मन से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है नॉट ओनली ही, और आपको मिल रहा है ब्लैंक स्पेस, हिज फादर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। आप देख पा रहे हैं नॉट ओनली के साथ आपको याद है बट ऑल्सो आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉज ऑल्सो तो लिखा है लेकिन बट नहीं लिखा है। तो फिल इन द ब्लैंक वाले स्थान पर आप क्या लिखेंगे, कौन सा सुटेबल कंजक्शन यूज़ करेंगे। पहला है बट, दूसरा है यट, तीसरा है एंड और चौथा ऑप्शन है टू। बताइएगा कौन सा करेक्शन होगा। बिल्कुल सही बट, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि नॉट ओनली के साथ, ठीक है ना, नॉट ओनली के साथ जब आप कोरिलेटिव कंजक्शन लगाते हैं तो यू विल हैव टू राइट बट ऑल्सो विथ नॉट ओनली। ओके, याद रखेंगे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा। अब चाहे बट ऑल्सो एक साथ हो चाहे बट ऑल्सो अलग अलग हो। अंडरस्टूड। बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। आई, फिर है वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग सो आई एम। अब आप देख पा रहे हैं टायर्ड, तो अब आपको बताना पड़ेगा हैव फीलिंग, हैव बीन फीलिंग, हैड बीन फीलिंग, या आप बताएंगे फीलिंग। चौथा है वॉज और फीलिंग, यानी कि आई के साथ आप हैव बीन, हैड बीन या वॉज में से क्या लिखेंगे और फीलिंग में से आप क्या लिखेंगे। फीलिंग में आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन में फीलिंग ही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर तो पता चल गया कि यहाँ पर फीलिंग रहेगा। ओके, बट आपको पहले वाले पे आपको ध्यान देना है कि पहले क्या रहेगा, ठीक है। आई के साथ हैव लिखेंगे या आई हैव बीन लिखेंगे या आई हैड बीन। तो यहाँ पर आपको तो पता चल गया ना कि यहाँ पर आप लिखेंगे फीलिंग, ठीक। बट आई हैव बीन, अब यहाँ पर देखिए वाइट वॉशिंग है ना, इसके बाद सिंस आया है तो आपके क्वेश्चन में हिंट मिला है। बिल्कुल सही, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वे करेक्ट हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा सिंस आ रहा है। सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन देता है, और सिंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होता है। बट इसमें क्या होगा, एक्चुअली बाद वाले में सो के बाद जो आ रहा है क्लॉज, यहाँ पर हम सभी को मिल गया है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट टेंस में है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बिकॉज सेकेंड क्लास इज इन प्रेजेंट टेंस। ओके, सो वी विल नॉट यूज पास्ट टेंस। ओके, तो चलिएगा, यहाँ पर हम सबको पता चल गया ना, आई एम मिल गया तो आपको पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट को ही करना है। अब चूंकि आई एन जी है तो आपको पता है वॉशिंग आपका आई एन जी है, तो हैव बीन के बाद ही आई एन जी लगता है। समझ गए ना, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट है उनका तो सही है, लेकिन जिनका गलत हो गया है उन्हें भी तो समझना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। चलेगा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। व्हेन आई सा हिम, फिर मिल रहा है ही और एक ब्लैंक स्पेस, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल रहा है आपको इज प्लेइंग चेस, हैड प्लेइंग चेस या वॉज प्लेइंग चेस या विल बी प्लेइंग चेस। क्या कंप्लीट करेंगे। सिंस जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में हिंट दिया होता है, उसी हिंट के अनुसार ही आपको ध्यान देना होता है। व्हेन आई सॉ हिम ही, फिर है कंप्लीट द सेंटेंस। बताइएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि ये जो क्लॉज है पहले वाला पास्ट में है, ठीक है। अब इसी के अनुसार आपको काम करना है। जब क्लॉज आपका पहले वाला पास्ट में है तो आप प्रेजेंट को नहीं छुएंगे, ठीक है, फ्यूचर भी नहीं टच करेंगे। इसका मीन्स आगे वाला क्लॉज भी हमेशा पास्ट में रहेगा। तो हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हैड बीन होता तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता,
बट यहाँ पे आपका हैड है तो आपको क्या वॉज प्लेइंग। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, वॉज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसके देखा तो वो चेस खेल रहा था। ओके, बहुत अच्छे। चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी अ गुड पेरेंट एंड अ गुड फ्रेंड एट द सेम टाइम। आपको बताना है चेंज द हाईलाइटेड वर्ड। इसका मीन्स क्या है कि जो आपको अंडरलाइन वर्ड मिला है यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू रिप्लेस दैट वर्ड। ओके, आप बताइएगा वॉज को रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे। इज लिखेंगे, हैज़ बीन लिखेंगे, या हैड बीन लिखेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। व्हाट विल बी आंसर, बताइएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी अ गुड पेरेंट। देखिए बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपको याद रखना कि सामान्य सी प्रक्रिया है। यहाँ पर एक जो है कॉमन सी बात कही जा रही है कि बड़ा टफ है कि एक समय में ही माता पिता बनना और एक जो है माता पिता बनना और मित्र बनना सेम टाइम में बहुत टफ है। तो ये है का मतलब सबके लिए है, हर वो माता पिता के लिए है मित्र और माता पिता का व्यवहार करना। तो इट इज़ ओके, ये एक कॉमन स्टेटमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। ही ब्रोक द जग। अब देखिए 100 पीसेस, आपको बताना है एट 100 पीसेस, इनटू 100 पीसेस, ऑफ 100 पीसेस, या अमंग 100 पीसेस। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। मुझे लगता है आपको अब जो है प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से दिए गए हैं। ओके, तो कौन सा आंसर होगा। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्यों, 100 पीसेज में, तो आपको पता है ना मोशन भी है तब भी इनटू का यूज़ होता है, और ऐसी सिचुएशन में ठीक है भी इनटू का यूज़ होता है। एट ऑफ अमंग का यूज़ नहीं करेंगे। अमंग का यूज़ दो से अधिक के लिए करते हैं, बट पर्सन के लिए करते हैं। जैसे कह दिया जाए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट होगा अमंग। अंडरस्टूड। चलिएगा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स बताइएगा। आपको पता है ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, है ना, याद है ना। सम, एनी, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। ओके, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स में आता है। दिस, दैट, दीज, दोज भी आपका डिटर्मिनर्स में आता है, ठीक है। चलिएगा बताएंगे। डू यू हैव, फिर कह रहा है पोस्ट कार्ड, फिर है येस आई हैव। तो आपको बताना है एक बार हैव के बाद क्या यूज़ होगा, दूसरी बार हैव के बाद क्या यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, तो यस आई हैव सम, एक ये तरीका हुआ। दूसरा है डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव एनी, एक ये है, ठीक है। और फिर तीसरा है सी है आपका एनी और नन, और चौथा है सम और सम। तो बताएंगे 6 वाले में क्या होगा। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग, पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे। तो एनी का प्रयोग हमेशा जो है किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तो आप बताएंगे ना कि क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, तो यस आई हैव एनी, या आई हैव सम, आई हैव वन। तो आप देखिएगा अगर आपके पास रहेगा तो आप बोलोगे कुछ है, कुछ नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे यस आई हैव नन, या आई हैव, यहाँ पे देखिए आई हैव एनी करेंगे तो आप एनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है, ठीक है। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। सम सम करेंगे तो यहाँ पर पहले वाले में सम नहीं होगा। आई हैव सम, यहाँ आप कर सकते थे आई हैव सम, है ना, ए वाला आंसर आप कर सकते थे। अगर नन करेंगे तो नन में यस आप कह रहे हैं, तो नन आप मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आई हैव सम, मेरे पास कुछ है, ठीक है। तो आई हैव सम आप कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7।
चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का क्या करना है, सिनोनिम बताना है। डिसेप्टिव का आपको सिनोनिम बताना है। ओपाक्यू करेंगे या ऑनेस्ट करेंगे या ट्रांसपेरेंट करेंगे या मिसलीडिंग करेंगे। डिसेप्टिव, देखिए डिसेप्टिव मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, गुमराह करना। तो देखिए ओपाक्यू मतलब आप जानते हैं अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मिसलीडिंग बिल्कुल सही, मिसलीडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। मिसलीड मतलब किसी को गुमराह करना या रास्ता भटकाना। क्वेश्चन नंबर 7 का सिनोनिम आपको बताना था, डिसेप्टिव का मिसलीडिंग होता है। अंडरस्टूड, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम्स ऑफ बारबेरियंस इज। तो सिनोनिम ऑफ बारबेरियन, बारबेरियन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्यता संस्कृति को न जानता हो, है ना, सभ्यता संस्कृति का सम्मान न करता हो, बारबेरियन कहते हैं उसको। इसका जो है सिनोनिम है अनसिविलाइज्ड, है ना, सैवेज, ये सब इसका सिनोनिम है बिल्कुल। तो वाइल्ड इसका सिनोनिम होगा। वाइल्ड माने क्या, जंगली, जो न जानता हो सभ्यता। पोलाइट, क्लेवर और बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। सैवेज इसका सिनोनिम है, ठीक है, सैवेज। अनसिविलाइज्ड, ठीक है, ये सब इसका सिनोनिम है बारबेरियन का, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। चूज द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो कह रहा है मिस्टर जेन इज एन एफ्लुएंट ट्रेडर। अब एफ्लुएंट का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए एफ्लुएंट का मीनिंग अगर आपको जानना हो और आपके सेंटेंस में पूछा है आपसे अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, एंटोनिम, ठीक है। तो अब देखिएगा एफ्लुएंट ट्रेडर मतलब क्या, गरीब या फिर मतलब जो है निष्क्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हेल्दी ट्रेडर, तो ट्रेडर के संबंध में हेल्दी नहीं यूज़ होता है। रिच और पुअर और वेल्दी, तो एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये ट्रेडर जो है नाउन है। तो आपको जो है नाउन को प्रेफरेंस देते हुए आपको वेल्दी करेक्ट करना पड़ेगा। जब ऑप्शन में वेल्दी है तो रिच पर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। पुअर और हेल्दी ऐसा नहीं होगा। वेल्दी ट्रेडर मतलब धनी संपन्न व्यापारी हैं मिस्टर जैन। तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट आपका क्या था, मतलब निष्क्रिय हैं, गरीब हैं या जो है अनवेल्दी हैं। तो यहाँ पर वेल्दी इसका जो है आपको अपोजिट बताना था। अंडरस्टूड, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनइमिटेबल, है ना, इनइमिटेबल मतलब क्या होता है, पहला इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, दूसरा इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, तीसरा इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, और चौथा अ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करिएगा। देखेंगे इनइमिटेबल का मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनइमिटेबल आपने पढ़ा है ना, इनइमिटेबल मतलब होता है, इनइमिटेबल माने क्या हो जाएगा, देखिए इमिटेट मतलब क्या होता है, इमिटेटेड मतलब नकल करना, और इसी से बना है इमिटेबल। इमिटेबल मतलब नकल करने योग्य, तो इनइमिटेबल मतलब जिसको नकल नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड मतलब जिसका नकल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इनएसेसिबल, INACCESSIBLE, एग्ज़ाम में स्पेलिंग जो है नोट कर लीजिएगा, INACCESSIBLE, इनएसेसिबल, ठीक है, नोट करते रहिएगा, एग्ज़ाम में आता है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, है ना, जिस पर विश्वास न जो है अयोग्य, विश्वास करने अयोग्य, यानी कि इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय आप कहते हैं ना, इनक्रेडुलस जिसके ऊपर आप विश्वास न कर पाएँ, ठीक है, अविश्वसनीय। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड तो हो गया। और अ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को इटीमोलॉजी बोलते हैं आप, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इटीमो, इसके बाद हो जाएगा ठीक है ना, इटीमोलॉजी।
ETYMOLOGY मतलब शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। मतलब जैसे आपने पढ़ते हैं ना, ये लैटिन भाषा के इस शब्द से आया है, दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मीनिंग ये होता है, ऐसे पढ़ते हैं आप ना, इसको बोलते हैं इटीमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, यानी किस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। होप अगेंस्ट होप, इसका क्या होगा? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना हो करके आइडेमिक एक्सप्रेशन है ना, विश्वास के खिलाफ विश्वास करना। क्या मतलब है इसका? होप अगेंस्ट होप। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो ये आपका क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, आपने पढ़ा है ना। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, इसका होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके, इसके बाद है टू हैव सेल्फिश, उसके बाद है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब होता है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका है एन, नोट करते रहेंगे, एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ सिद्ध करना। होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यही बिल्कुल सही। ठीक है, कि मतलब निराशा के बावजूद भी आशा रखना। होप अगेंस्ट होप, यानी कि जो है सिचुएशन आपके खिलाफ है फिर भी आप आशान्वित हैं, दैट जो है इसका मतलब होप अगेंस्ट होप। ओके, और ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप जानते हैं, अबव ब्रॉड इसका एक वर्ड है, एग्जाम में आता है अबव ब्रॉड। ठीक है ना, बोल्ड, अबव बोल्ड, नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। होप अगेंस्ट होप मतलब होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के बावजूद भी आशा करना। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दैट फूल ऑलवेज अ मिस्टेक, फिर कह रहा है मेड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मेक्स अ मिस्टेक, डज मेक अ मिस्टेक, डज मेक मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे कौन सा होगा? दैट फूल ऑलवेज, बहुत ही आराम से हिंट आपको मिल रही है, बताइएगा। दैट फूल ऑलवेज, देखिए कि मूर्ख हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो फूल आपका क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो आप मेक नहीं करेक्ट करेंगे। और मूर्ख गलती हमेशा, अब ऑलवेज आ गया, ऑफन आ गया, यूजुअली आ गया, ग्रेजुअली आ गया। ठीक है, ऑलवेज आ गया, एवरी डे, है ना, डेली, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, तो पास्ट को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। डज के साथ जब तक नॉट आए और इम्फेसाइज ना हो तब तक आप जो है डज नहीं लगा सकते। ठीक ना, मेक्स सिंगुलर के साथ SEIES, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी करेक्ट है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको मेक्स, दैट फूल ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगुलर को प्रेजेंट करते हुए आपको सिंगुलर वर्ब बनाना है। ओके, चलिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम बर्निंग क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा मुद्दा जो सभी लोगों के जुबान पर हो या जिसको सभी लोग चर्चा करते हो, दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन। पहला है अ वाइडली डिबेटेड इशू, दूसरा है डाइंग इशू, तीसरा है एन इरेलीवेंट इशू, और चौथा है अ पर्सनल व्यू। बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं ना कि वाइडली डिबेटेड इशू मतलब हर कोई चर्चा कर रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। डाइंग इशू ये तो आपका है ना डेड क्वेश्चन कहलाता है। इरेलीवेंट इशू ऐसा नहीं हो है, पर्सनल व्यू भी नहीं है। बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी के टिप ऑफ टंग पर हो, ठीक है, तो जो है या एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी के चर्चा में बना हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल बहुत ध्यान से करिएगा। एक एक जो है अक्षर के जो हैं सेंटेंस या एक एक अक्षर के जो वर्ड हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से ऑप्शंस भी दिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 मूव करिएगा। आइडेंटिफाई दैट द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस, इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है ना, टेंस पहचानना है। माई फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट, मेरे पिताजी की दुकान बेच दी गई, बिक गई। बताइए क्या करेंगे आप? पास्ट परफेक्ट पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पहचानेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानेंगे? बताइएगा कौन सा? हैज़, हैव, बीन,
कंफ्यूज ना हुई होगा बीन से। देखिएगा, ये आपका पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट है और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप अपना एक्चुअल टेंस नहीं ना चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप बीन को देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट बना है। ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल बन जिसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ही इज़ इल, फिर है ही कैन सी अ डॉक्टर, ही वुड सी अ डॉक्टर, या ही मस्ट सी अ डॉक्टर, या ही मे सी अ डॉक्टर। बताएंगे, वह बीमार है तो बताइए आप क्या करेंगे। ही इज़ इल, वह बीमार है तो वह डॉक्टर से मिल सकता है, वह डॉक्टर से मिलेगा, वह उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, वह डॉक्टर से मिल सकता है। कौन सा करेक्ट करेंगे। सी मस्ट, क्योंकि बीमार है तो ज़रूर चाहिए का सेंस आप दे रहे हैं ना उसको, कंपलसरी है डॉक्टर से मिलना, अदरवाइज वो नहीं सही होगा। ठीक है, तो या तो आप शुड करते या तो मस्ट करते। तो मस्ट मतलब आप अनिवार्यता को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। इट्स कंपल्सरी फॉर हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हैज़ बीन completed. Let's move to question number 16. We must come back by 6. अब यहाँ पर must क्या बता रहा है, कह रहा है पॉसिबिलिटी या एडवाइस या डिज़ायर या नेसेसिटी। नेसेसिटी की स्पेलिंग आप ध्यान रख लें, है ना। नेसेसिटी की स्पेलिंग एग्जाम में आती है NECESSITY है। ऐसे नेसेसरी है NECESS है। ठीक है, डबल सी नहीं है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सब स्पेलिंग बनते हैं। ओके, तो वी मस्ट कम बैक बाय 6, 6 बजे तक वापस आना है। क्या कंप्लीट होगा यहाँ पर। मस्ट का सेंस क्या है, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो रही है, या फिर एडवाइस की बात हो रही है, या इच्छा व्यक्त की जा रही है, या अनिवार्यता यानी आवश्यकता है। 6 बजे तक आना ही आना है। अब क्या आपको मिल गया हिंट, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 6/6 मतलब 6 बजे तक एकदम अति आवश्यक है आना, ऐसे समझिएगा। दैट्स वाई नेसेसिटी विल बी करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं ना। पॉसिबिलिटी की बात होती है तो संभावना में से व्यक्त हो जाता है, एडवाइस शुड से व्यक्त हो जाता है, डिज़ायर आप इच्छा से आई विश, है ना, आई शुड, आई विश, आई वुड, आई विश, आई वर ऐसे यूज़ करते हैं। नेसेसिटी मतलब मस्ट, एकदम अति आवश्यक काम। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। यू शुड सर्व योर मदरलैंड। यहाँ पर शुड का क्या इंडिकेशन है, लव फॉर मदरलैंड का इंडिकेट हो रहा है, या एडवाइस बता रहा है, या डिज़ायर बता रहा है, या सजेशन बता रहा है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए बच्चों। क्या करेक्शन करेंगे आप। यू शुड सर्व योर मदरलैंड, यहाँ पर शुड का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो शुड है ना, अगर फिल इन द ब्लैंक में शुड ऑप्शन में जो है दिया होता और एक ऑप्शन में ऑट टू दिया होता तो आपको ऑट टू को प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, शुड मतलब ऑट टू यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, मतलब कर्तव्य बोध, ड्यूटी बता रहा है। ठीक है ना, ड्यूटी का बोध है कि तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, एक देश का नागरिक होने के नाते इट्स योर, क्या कह सकते हैं, प्रथम वरीयता वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सजेशन सुझाव दिया जा रहा है। देखिए, लव फॉर मदरलैंड ऐसा कुछ नहीं जिक्र है, सलाह दी नहीं जाती है। जब आप किसी भी चीज़ का बोध कराते हैं तो सुझाव देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, सलाह तो दोस्तों को दी जाती है। ठीक है, डिज़ायर भी नहीं, सजेशन मतलब तुम जैसे सुझाव दे रहे हो, यदि नहीं किए हैं तो ये गलत बात है, ये आपका कर्तव्य है, इस तरीके के सेंस में आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, गरीबों को जो है ना मदद करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, ये सब नैतिकता वाली बात होती है। और यहाँ पर जब मोरल एजुकेशन की बात होती है तो मस्ट, शुड, नीड, है ना, इन सभी के जो है कंपैरिजन में और टू को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। तो समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ध्यान से कर लीजिए, मॉडल्स वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा।
ऑल द बॉयज़ वेंट टू बीच बट ओनली, अब कह रहा कुड स्विम। बीच मतलब समुद्र के किनारे, गाना सुना है ना आपने गोवा वाले बीच पर। ऑल द बॉयज़ वेंट टू बीच मतलब सभी लड़के समुद्र के किनारे गए, बट ओनली अब क्या, फ्यू लिटिल सम अ फ्यू कुड स्विम, लेकिन कुछ बच्चे क्या किए, टहले। तो बताइएगा, तैरे, कुछ बच्चे तैरे, मैंने टहले बोल दिया, कुछ बच्चे तैर रहे थे, जो है क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे तैर रहे थे, कुछ बच्चे जो है, सभी बच्चे नदी समुद्र के किनारे चले गए। तो देखिए आपको याद रखना है, अगर ओनली आ गया तो ओनली के साथ अ फ्यू एकदम है ना लगा हुआ है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ता। ओनली अ फ्यू ये पूरा एक प्रकार से कहिए फ्रेज की तरह है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, आप बोलते नहीं है मेक अ नॉइज, उसी प्रकार से ओनली अ फ्यू एकदम फ्रेज है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आपको मिलेंगे। तो ओनली अ फ्यू यानी कि कुछ जो है तैर रहे थे, बाकी सब कहाँ चले गए, जो है समुद्र के किनारे बीच पर चले गए। फ्यू का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। लिटिल का प्रयोग काउंटेबल के साथ नहीं लगता। ओनली के साथ सम का प्रयोग नहीं होता। तो बचा आपका अ फ्यू। तो आप अ फ्यू से जा मिलिए और क्वेश्चन नंबर 18 का डी करेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। बताइएगा, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, अब आपको मिल रहा है और आई स्टडी एवरी डे, यट आई स्टडी एवरी डे, बिकॉज आई स्टडी एवरी डे, बट आई स्टडी एवरी डे। बताइएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, अब देखिए मैं अच्छे मार्क्स पा रहा हूँ, तो इसका क्या है, अब मार्क्स पाने का कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, मार्क्स पाने का रीज़न और रिजल्ट दोनों आपको ध्यान रखना है। तो रिजल्ट तो मिला कि अच्छे मार्क्स, लेकिन आपको रीज़न बताना है। तो या तो मैं हर दिन पढ़ता हूँ आपको लिखना है, या फिर भी मैं पढ़ता हूँ, या क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, क्या निकल रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है। मेरे अच्छे मार्क्स पाने का कारण है मेरा हर दिन पढ़ाई करना, बिकॉज आई स्टडी एवरी डे, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स बिकॉज आई स्टडी एवरी डे, क्योंकि मैं पर डे या प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिर से आ गया, डाइड के साथ क्या यूज़ होगा, आपको बताया गया है ना कि डाइट के साथ यदि बीमारी से किसी की मृत्यु होती है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, याद कर लीजिए पहले, तब हमें आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर डाइड के साथ किसी और रीजन से मृत्यु हो, ठीक है, तो आप फ्रॉम लगाते हैं। युद्ध में मृत्यु हो, देश के लिए मृत्यु हो, तो इन लगाते हैं, ठीक है। और अगर बीमारी से मृत्यु हो तो ऑफ लगाते हैं, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक ना, इसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ऐसे मेक, और जो है आता है, जैसे अगर कह दिया जाए दूध से दही बना है और अंगूठी सोने की बनी है, तो देखिए कह दिया जाएगा कर्ड इज़ मेड, तो यहाँ पे फ्राम आपको बताना पड़ेगा, फ्राम मिल्क, क्यों, क्योंकि जब दूध को आप दही बना देंगे तो दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। तो जब जो है भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल सिचुएशन चेंज हो जाए तो फ्राम लगेगा, लेकिन ना अगर चेंज हो तो जैसे कह दिया जाए दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर अंगूठी को आप भट्टी में डाल के गलाएंगे तो आपको मिल जाएगा फिर से सोना वापस, यानी अंगूठी को सोने जो है आप मतलब उसकी अवस्था नहीं चेंज हुई है, आप सोने को गलाएंगे तो फिर अंगूठी को गलाएंगे तो सोना पाएंगे, तो मेड ऑफ लगता है, लेकिन फिजिकल सिचुएशन चेंज हो जाए तो मेड फ्रॉम लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन भी आपको बच्चों बहुत करवाए गए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आप आज की कंप्लीट होती है। हम लोग मिलते हैं नए सीरीज के साथ नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहिएगा, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। और ये आपका ये क्वेश्चन जो 30 क्लास की सीरीज आपकी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए बच्चों, खूब मेहनत करिए जितना कर पाइए, क्योंकि एक बार किसी टॉपिक को एक बार पढ़ना है, उसके बाद तो आपको बार बार रिवीजन ही करना है, बट एक बार टाइम दे करके आपको समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।